नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया के नक्शे पर आज कई मोर्चे लाल हैं, कई जगहों पर जंग प्रचंड है, कहीं पर टकराव की आहट है, कहीं ताकत का खुला प्रदर्शन है और कहीं है कब्जे की पूरी योजना तैयार। आज दुनिया एक नहीं बल्कि कई युद्धों के बीच में खड़ी है। यूक्रेन की धरती बमों से कांप रही है, रूस इलाकों पर पकड़ मजबूत करने में जुटा है, यूरोप निगरानी में है, नाटो हथियारों के साथ में चेतावनी दे रहा है, मध्य पूर्व में मिसाइलों की गिनती हो रही है, ईरान ताकत दिखा रहा है और इजराइल और अमेरिका फैसले के मोड़ पर हैं। यानी जहां अभी गोली नहीं चली वहां भी जंग की हवा बह रही है। और ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये युद्ध के संकेत हैं। कई मोर्चों पर आग सुलग रही है और कहीं पर यह आग भड़क सकती है। आक्रमण में आज हम आपको दिखाएंगे हर मोर्चा, हर चाल और हर वो सच्चाई जो जंग से जुड़ी है, क्योंकि आज दुनिया शांति में नहीं बल्कि तनाव में है। आक्रमण में आज जो हम बड़ी आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं वो समझिए। दरअसल 3 ऐसे संकेत जिन्होंने पूरी दुनिया में मचा दिया है हड़कंप। जो 3 तस्वीरें, उसमें पहली तस्वीर देखिए। दरअसल पहली तस्वीर सीधे मॉस्को से जुड़ी, दूसरी तस्वीर यूरोप और नाटो की चेतावनी और तीसरी तस्वीर है मध्य पूर्व को एक और जंग के मुहाने पर लेकर जाती है। जो तस्वीरें सामने आई व्लादिमीर पुतिन पहली तस्वीर में, जहां पर सवाल ये नहीं कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये है कि आखिर हमला कहां, कब और किस तरह से होगा, किस तरह से तहलका मचाया जाएगा। रूस के भीतर टारगेट तय किए जा चुके हैं, रणनीति तैयार है और यूक्रेन से लेकर यूरोप तक हर कोई अलर्ट पर है। और जो दूसरी तस्वीर आई है वो नाटो और यूरोप की है और फिर से पुतिन को ये सीधी धमकी दे रखे हैं। कह रहे हैं कि अगर रूस ने एक और सीमा लांघी तो समझिए अंजाम बुरा होगा। यानी बयान नहीं, टकराव की चेतावनी है। यूरोप शांति की बात करता है लेकिन हथियारों के साथ। और जो तीसरी तस्वीर सामने आई है उस तीसरी तस्वीर को आप देखिए। सबसे खतरनाक ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका। ईरान मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है और उसी बीच है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। यही वजह है कि तेहरान से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा हुआ है। तो ये वो तस्वीरें हैं, साफ करती हैं एक तरफ पुतिन की रणनीति, दूसरी तरफ नाटो की चेतावनी और तीसरी तरफ मध्य पूर्व की संभावित जंग। दुनिया 3 मोर्चों पर एक साथ तनाव झेल रही है। सवाल सिर्फ एक है, क्या ये ताकत का प्रदर्शन है या फिर दुनिया एक साथ 3 बड़े टकरावों की तरफ बढ़ रही है। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। आक्रमण की बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। तो रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर है। भूमध्य सागर में यूक्रेन का तगड़ा प्रहार यहां पर नजर आता है। रूसी ऑयल टैंकर पर एक बार फिर से टारगेट साधा गया है। ड्रोन से ऑयल टैंकर पूरी तरह से ध्वस्त किया गया, उस पर निशाना साधा गया। एक बार फिर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग में भूमध्य सागर एक बार फिर बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। भूमध्य सागर में यूक्रेन ने तगड़ा प्रहार किया। देखिए, कुछ समय पहले भी हमने देखा था ऐसे ही किस तरह से रूस के फ्लीट को निशाना बनाया गया था। एक बार फिर उसी भूमध्य सागर में यूक्रेन ने बड़ा निशाना साधा। रूस के ऑयल टैंकर को एक बार फिर से टारगेट पर लिया और ये ड्रोन अटैक था। और किस तरह से तबाही यहां पर नजर आई, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो यूक्रेन की सुबह सूरज से नहीं होती, सुबह की पहली आवाज बमों की होती है। मानो किस्मत में ही बमबारी लिखी गई। रात खत्म नहीं होती और जंग शुरू हो जाती है। सायरन, धमाके और टूटते घर हर सुबह एक नया डर लेकर आती है। यहाँ पर दिन और रात में अब फर्क नहीं, हर पल आसमान से मौत उतरती है। यूक्रेन आज सिर्फ एक देश नहीं, एक जिंदा युद्ध क्षेत्र है, जहाँ हर सुबह जिंदा रह जाना भी सबसे बड़ी जीत है। यूक्रेन एक ऐसा मुल्क जहां अब सुबह की शुरुआत सूरज से नहीं, सायरन से होती है। जहां रात का मतलब नींद नहीं, मौत का इंतजार होता है। जहां हर दिन, हर रात, हर लम्हा बमों की बारिश में डूबा हुआ है।
रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला जारी है और भी ज्यादा बेरहम होता जा रहा है। ओडिशा, जापोरिजिया, खार्किव, कीव, कोई शहर सुरक्षित नहीं, कोई इलाका महफूज नहीं, कोई आसमान शांत नहीं। हर तरफ सिर्फ आग, धुआं और तबाही है। इसी बम और ड्रोन की बारिश के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दर्द फिर छलका है। ज़ेलेंस्की का दर्द अब शब्दों में नहीं समा रहा। ज़ेलेंस्की कहते हैं सिर्फ एक हफ्ते में रूस ने 1300 ड्रोन, 1200 बम दागे हैं। सौ ड्रोन और 1200 बम, यानी हर दिन हर घंटे यूक्रेन की धरती पर आसमान से मौत उतर रही है। और ये कोई चेतावनी नहीं, ये सीधा हमला है नागरिकों पर, शहरों पर, बुनियादी ढांचों पर। ओडिशा यूक्रेन का दक्षिणी मोर्चा, जहां पिछले 9 दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। बिजली गुल है, पानी बाधित है, संचार ठप है और पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। सड़कें सुनसान, घरों में डर और दिलों में सिर्फ एक सवाल, अगला बम कहां गिरेगा। जमीनी मोर्चे पर रूस ने दबाव और तेज कर दिया है। ओडिशा क्षेत्र में दिनेस्टर नदी पर बना एक अहम पुल, जिसे रूसी सेना ने बार बार निशाना बनाया। ये वही पुल था जो पश्चिमी सीमा की ओर जाने वाला सबसे अहम सप्लाई रूट था। यूक्रेन की करीब 40% ईंधन आपूर्ति इसी रास्ते से होती है और अब यह रास्ता लगभग बंद हो चुका है। यानी कि यूक्रेन की सांसों पर सीधा वार है। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने अस्थायी पोंटून ब्रिज बनाकर सप्लाई चालू कर रखी है, लेकिन सवाल ये है कब तक टूटते पुल, बमबारी और मिसाइल हमलों के बीच जिंदगी चल पाएगी। और इसी बीच आक्रमण में आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अगली बड़ी खबर रूस से जुड़ी हुई, रूस का ओडेसा पर बहुत बड़ा हमला। जी हां, बड़ी खबर है कि यूक्रेन के ओडेसा इलाके को रूस ने एक बार फिर से दहला कर रख दिया है। रूस ने यहां पर गैरान ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूस के हमले में यूक्रेन का रेलवे ब्रिज ध्वस्त हो गया और उसकी तस्वीरें देखिए। दरअसल ये ओडेसा का इलाका है, ये रेलवे ब्रिज है और यहाँ पर गिरता है ड्रोन और उसके बाद में चारों तरफ होती है सिर्फ और सिर्फ तबाही भरी तस्वीर नजर आती है। गैरान ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर रूस की तरफ से किया गया है और यहाँ पर आप चारों तरफ देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको धुएं का गुबार नजर आएगा। ये जो आपको लाल एरोज नजर आ रहे हैं, दरअसल ये ओडेसा के इस ब्रिज पर मची तबाही को ही दर्शाता है कि किस रूप में यहाँ पर जब गैरान ड्रोन का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया गया तो कैसे यहाँ पर
सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार नजर आता है। समझिए, यूक्रेन ने तेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरीज पर जिस तरह से टारगेट किया था ये रूस के, अब उसके बाद में रूस ने भी ताबड़तोड़ एक्शंस लिए। दूसरी तरफ रूस का दावा और भी ज्यादा आक्रामक है। रूस कहता है कि उसकी सेना पूरी फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रही है, कई रणनीतिक इलाकों पर कब्जा किया गया है। रूस के अनुसार यूक्रेन की मिलिट्री, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, एनर्जी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ टारगेट पर है। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के मिलिट्री, इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। मतलब साफ है, रूस सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहा, यूक्रेन की रीढ़ तोड़ने की कोशिश है। यूक्रेन की तरफ से भी पीछे हटने की पहली आधिकारिक पुष्टि सुमी क्षेत्र यूक्रेनी सेना ने माना कि क्रासनोपिलिया समुदाय के पास कई इलाकों से उन्हें पीछे हटना पड़ा। सीमा से सटे गांव जहां रूसी सेना का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि यूक्रेन ये भी कहता है कि उसकी सेना सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन जारी रखे हुए है। रूसी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैदान में हालात हर घंटे बदल रहे हैं और हर बदलाव ज्यादा खून खराबा लेकर आ रहा है। शांति वार्ता कागजों पर चल रही है, बैठकें, बयान, डिप्लोमेसी, लेकिन जमीन पर बम बोल रहे हैं, ड्रोन गरज रहे हैं और मिसाइलें फैसला सुना रही हैं। यूक्रेन के आम नागरिक जो न सैनिक है न रणनीतिक खिलाड़ी, उनकी जिंदगी सबसे बड़ी कीमत चुका रही है। स्कूल बंद, अस्पताल दबाव में, बच्चे बंकरों में, बुजुर्ग बेसमेंट में, एक पूरी पीढ़ी डर में पल रही है। कीव हो या खार्किव, जापोरिजिया हो या उड़ीसा, हर शहर एक सवाल पूछ रहा है, कब रुकेगी ये जंग? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। रूस झुकने को तैयार नहीं, यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं, और दुनिया बयान दे रही है, चिंता जता रही है, लेकिन बम नहीं रोक पा रही है। यूक्रेन आज सिर्फ एक देश नहीं, एक खुला युद्ध क्षेत्र है, जहां हर सुबह जिंदा बच जाना एक जीत है और हर रात एक इम्तिहान। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है सहन शक्ति की, संप्रभुता की और अस्तित्व की।
और जब तक बम गिरते रहेंगे शांति सिर्फ एक शब्द बनी रहेगी। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर आक्रमण में वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन पर रूस का भयानक हमला इस दौरान नजर आता है। बड़ी खबर तो एमएलआरएस से ओडेसा पर मिसाइल अटैक रूस की तरफ से किया गया और तस्वीरें देखिए, ये टारगेट की गई। रूसी आर्टिलरी ने पूरी ताकत के साथ में ओडेसा को टारगेट पर लिया है। यूक्रेन पर रूस का ये भयानक हमला था। हमने पहले देखा ओडेसा का रेलवे ब्रिज पूरी तरह से ध्वस्त, वहां पर गैलन ड्रोन से इस्तेमाल किया गया और यहां पर ओडिशा के दूसरे इलाके में इस्तेमाल किया गया एमएलआरएस। देखिए किस तरह से इस मिसाइल से अटैक किया है। रूसी आर्टिलरी ने पूरी ताकत झोंक दी इस हमले में। क्या रूस ने अब ये साफ कर दिया है कि बातचीत नहीं, बम बोलेगा, शांति नहीं, शक्ति तय करेगी कि नक्शा क्या होगा। ड्रोन, मिसाइल और बम गिराने का मतलब सीधे यूक्रेन की जमीन पर कब्जा। आज यूक्रेन जिस आग में जल रहा है वो किसी चेतावनी की आग नहीं, ये पूरा युद्ध का ऐलान है। रूस के हमले अब रुक रुक कर नहीं हो रहे हैं। ये हमले अब लगातार योजनाबद्ध और रणनीतिक है। ड्रोन पहले आते हैं, फिर मिसाइलें और फिर जमीनी सेना। मतलब साफ है, पहले शहर तोड़ो, फिर रास्ते बंद करो, फिर इलाके पर कब्जा करो। उड़ीसा जहां सिर्फ बम नहीं गिर रहे, यूक्रेन की सप्लाई लाइन काटी गई। दिनेस्टर नदी का अहम पुल जिससे 40% ईंधन सप्लाई होती थी, उसे बार बार निशाना बनाया गया। यह हमला किसी गलती का नतीजा नहीं था, यह यूक्रेन की सांसें दबाने का प्लान था। अब सवाल उठता है, अगर मकसद सिर्फ दबाव बनाना होता तो पुल क्यों उड़ाया जाता, बिजली क्यों काटी जाती, ईंधन सप्लाई क्यों रोकी जाती? जवाब एक है, क्योंकि मकसद कब्जा है। रूस जानता है कि बिना ऊर्जा, बिना ट्रांसपोर्ट, बिना सप्लाई कोई भी देश ज्यादा दिन नहीं लड़ सकता। और यही वजह है कि रूसी हमले अब मिलिट्री से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम पर हो रहे हैं। रूस कहता है उसकी सेना पूरी फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रही है। और यूक्रेन खुद मान रहा है कि सूमी इलाके में उसे पीछे हटना पड़ा। यानी जमीन पर जो हो रहा है वो शब्दों से ज्यादा हकीकत बयान कर रहा है। अब जरा सोचिए, अगर रूस रुकने वाला होता तो क्या वो हर हफ्ते 300 ड्रोन, 1200 बम दागता? अगर रूस सुनने वाला होता तो क्या शांति वार्ता के बीच शहरों को अंधेरे में झोंका जाता? बातचीत एक तरफ, बमबारी दूसरी तरफ। ये शांति की कोशिश नहीं, ये दबाव की राजनीति है। मतलब साफ है, या तो यूक्रेन झुके या फिर जमीन खोता चला जाए। ज़ेलेंस्की का दर्द सिर्फ इसलिए छलक रहा है कि क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है ये युद्ध अब सिर्फ बचाव का नहीं रहा, ये युद्ध नक्शा बदलने का बन चुका है।
रूस की रणनीति अब 3 हिस्सों में साफ दिखती है। पहला, आसमान से हमला, ड्रोन और मिसाइल। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, बिजली, पुल, ईंधन। तीसरा, जमीन पर बढ़त यानी कि इलाकों पर कब्जा। और जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तो उसका मतलब होता है लंबी लड़ाई और पीछे हटने का कोई इरादा नहीं। दुनिया अपील कर रही है, संयुक्त राष्ट्र बयान दे रहा है, यूरोप चिंता जता रहा है, लेकिन रूस अपने फैसले मिसाइल लॉन्चर से लिख रहा है। तो जवाब लगभग साफ है, हाँ, रूस ने मान लिया है कि बम, ड्रोन और मिसाइल ही कब्जे की भाषा है और तब तक उसे जमीनी फायदा मिलता रहेगा, ना रुकेगा ना सुनेगा। यूक्रेन के लिए ये जंग अब सिर्फ बचने की नहीं, जमीन बचाने की लड़ाई है। और रूस के लिए ये लड़ाई अब सिर्फ दबाव की नहीं, कब्जे की रणनीति बन चुकी है। युद्ध और ज्यादा लंबा होगा और ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि जब बम ही तर्क बन जाए तो शांति सबसे पहले मरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं आक्रमण में समय की बड़ी खबर की। बड़ी खबर रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई। रूस का नाटो देशों के खिलाफ बड़ा एक्शन सीधा सीधा नजर आ रहा है। यूरोपीय देशों पर कब्जे की तैयारी में रूस जुटा हुआ है, ऐसी कई बड़ी रिपोर्ट्स दावा करती हैं। और अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने बड़ा दावा किया है, पुतिन के युद्ध लक्ष्य अब बदले नहीं हैं और पूर्व सोवियत क्षेत्रों पर भी पुतिन की पैनी नजर है। ये एक बड़ी रिपोर्ट के अनुसार बड़ा दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर यह है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में दावा है कि यूरोपीय देशों पर कब्जे की तैयारी में रूस जुटा हुआ है। क्या नए साल की शुरुआत यूरोप के लिए दहशत लेकर आएगी? क्या व्लादिमीर पुतिन 2026 की पहली आहट के साथ ही यूरोप को दहला देंगे? तैयारियां, तैनाती, रणनीति सब कुछ इशारा कर रही है मिशन सिर्फ चेतावनी का नहीं, कार्रवाई का हो सकता है। नाटो अलर्ट पर है, यूरोप निगरानी में है और दुनिया सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, क्या नया साल नई जंग की शुरुआत बनेगा? नए साल की आहट के साथ यूरोप की फिजाओं में एक बार फिर डर तैर रहा है। यूक्रेन युद्ध के चौथे साल पूरे होते ही सबसे बड़ा सवाल, क्या अगला मोर्चा यूरोप होगा? रूसी राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति को लेकर यूरोपीय खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस सैन्य दबाव को सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रखना चाहता। बाल्टिक क्षेत्र, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश नेटो के सदस्य हैं और यहीं से यूरोप की सबसे संवेदनशील नस गुजरती है।
यूरोपीय सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है, अगर रूस दबाव बढ़ाता है तो वो सीधी जंग नहीं बल्कि हाइब्रिड वॉर की राह चुन सकता है। साइबर अटैक, ड्रोन घुसपैठ और सीमित सैन्य उकसावे। ब्रिटेन भी अलर्ट मोड पर है। लंदन से लेकर ब्रुसेल्स तक सुरक्षा एजेंसियां संभावित खतरों का आकलन कर रही हैं। हालांकि किसी सीधे हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सतर्कता चरम पर है। नेटो भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। पूर्वी यूरोप में सैन्य मौजूदगी बढ़ाई जा रही है। पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में लॉजिस्टिक और सप्लाई नेटवर्क मजबूत किए जा रहे हैं। पोलैंड जो पहले से ही यूक्रेन का सपोर्ट केंद्र रहा है, अब नेटो का अहम लॉजिस्टिक्स नोड बनता जा रहा है। रोमानिया भी ब्लैक सी रीजन में रणनीतिक भूमिका निभा रहा है। वहीं रूस साफ संकेत देता है, अगर नेटो सीधे यूक्रेन युद्ध में उतरा तो परिणाम यूरोप तक सीमित नहीं रहेंगे। लेकिन सवाल यही, क्या रूस के पास नेटो जैसे सैन्य संगठन से सीधे टकराने की क्षमता है? सैन्य विशेषज्ञ कहते हैं कि सीधा युद्ध दोनों पक्षों के लिए भारी तबाही का रास्ता होगा। इसलिए फिलहाल रणनीति है दबाव, डर और डिटेरेंस की। पुतिन की धमकी के बाद यूरोप नींद में नहीं, निगरानी में है। युद्ध की घोषणा नहीं हुई, लेकिन तैयारी पूरी है। यूक्रेन से शुरू हुई आग क्या यूरोप तक पहुंचेगी या कूटनीति आखिरी दीवार बनेगी? जवाब आने वाला वक्त देगा। नया साल आने वाला है, लेकिन यूरोप जश्न में नहीं, यूरोप नींद में नहीं, निगरानी में है। सड़कों पर सन्नाटा, लेकिन आसमान में रडार जाग रहे हैं। सीमाओं पर शांति है, लेकिन हथियार तैयार हैं। युद्ध की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन युद्ध की तैयारी पूरी है। यूक्रेन से उठी आग क्या अब यूरोप के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, या फिर कूटनीति अब भी आखिरी दीवार बनी हुई है? यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ कीव और मॉस्को की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। नेटो देश अलर्ट पर हैं, सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है, हवाई निगरानी तेज है, साइबर सिस्टम हाई अलर्ट पर है। मतलब साफ है, यूरोप सब कुछ देख रहा है, हर चाल पर नजर रख रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग दिन ब दिन ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। ड्रोन, मिसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, ये सब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं, ये हमलों की गूंज यूरोप के हर पावर कॉरिडोर में सुनाई दे रही है। यूरोप को डर है, अगर यूक्रेन और ज्यादा दबाव में आया, अगर युद्ध और फैला तो अगला मोर्चा कहां खुलेगा? बाल्टिक क्षेत्र, पूर्वी यूरोप या फिर सीधे नेटो की सीमाओं पर? युद्ध की घोषणा नहीं हुई, लेकिन क्या युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है? जब हथियार तैनात हों, जब सेनाएं अलर्ट पर हों, जब आसमान में हर उड़ान पर नजर हो, तो क्या इसे शांति कहा जाएगा? यूरोप इस वक्त दो रास्तों के बीच खड़ा है। एक रास्ता टकराव का, यानी सीधे जंग का। दूसरा रास्ता कूटनीति का, संवाद का और संयम का।
लेकिन सवाल यह है कि क्या कूटनीति अब भी उतनी मजबूत है कि युद्ध को रोक सके? बैठकें हो रही हैं, बयान आ रहे हैं, फोन कॉल्स चल रही हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि हथियार पीछे नहीं हटे हैं। युद्ध की भाषा अब भी सबसे ऊंची आवाज में बोली जा रही है। यूरोप जानता है अगर एक चिंगारी भी सीमाओं के पार गई तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। इसलिए कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा है। हर कदम नापा तौला है, हर फैसला सोच समझकर। नया साल यूरोप के लिए सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलेगा, ये तय करेगा कि शांति आगे बढ़ेगी या तनाव और गहराएगा। यूक्रेन से उठी आग या तो थम जाएगी या फिर पूरे महाद्वीप को अपने चपेट में ले सकती है। आज यूरोप जश्न की उल्टी गिनती नहीं गिन पा रहा। यूरोप हालात की गिनती कर रहा है। युद्ध की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तैयारी पूरी है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या कूटनीति आखिरी दीवार बनेगी या इतिहास एक और बड़े युद्ध की तारीख लिखने वाला है? जवाब आने वाला वक्त देगा। देखिए, यूक्रेन पर पूरी तरह से कंट्रोल चाहता है रूस। पूर्व सोवियत इलाकों को वापस लेने पर वो अड़ा हुआ है। ऐसी तमाम बड़ी बातें इस दौरान जरूर सामने आती हैं। आखिर क्यों यूएस इंटेलिजेंस ये दावा कर रहा है? आइए मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ कि आखिर क्या कुछ चाहता है रूस। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यूक्रेन पर पूरी तरह से रूस कंट्रोल करना चाहता है। कोई नाटो नहीं, कोई और ऐसा देश नहीं जिसके बीच में हस्तक्षेप किया जाए। पूर्व सोवियत संघ का जो इलाका था उसे भी अब रूस वापस लेने पर उतारू है। ये भी इस रिपोर्ट में बड़ी बात जरूर कही गई है। इतना ही नहीं बल्कि नाटो के कई सदस्य देशों पर भी अब रूस की नजर है। ये भी इस रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। ये रिपोर्ट है यूएस इंटेलिजेंस जिसकी तरफ से बड़ा दावा है। अब पुतिन के टारगेट पर आखिर वो कौन कौन से देश हैं, इस रिपोर्ट में क्या लिखा है समझिए। इसमें लिखा हुआ है एस्टोनिया पुतिन के टारगेट पर हैं। इसके अलावा लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, पोलैंड, ये वो देश हैं जो कि कहीं ना कहीं पुतिन के टारगेट पर हैं। रूस इन पर कब्जा करना चाहता है, ये कह रहा है यूएस इंटेलिजेंस का ये एक बड़ा इस रिपोर्ट का अहम हिस्सा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? यूक्रेन रूस जंग का विस्तार तय माना जा रहा है। नाटो रूस के बीच में तनाव आने वाले वक्त में और भी ज्यादा एस्केलेट होगा। दुनिया पर महायुद्ध का खतरा भी इस रिपोर्ट के आधार पर माना जा रहा है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्लादिमीर पुतिन फिलहाल रुकने वाले नहीं हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है। यह युद्ध नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां पर एक तरफ यूक्रेन रूस के भीतर लंबी दूरी से वार कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोप के दरवाजे पर नाटो अपने सबसे खतरनाक हथियार तैनात करने की तैयारी में है। ताजा तस्वीरें क्रीमिया से सामने आई है। यूक्रेन ने कैस्पियन सागर और क्रीमिया में रूस के ठिकानों पर लॉन्ग रेंज ड्रोन अटैक किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रीमिया के एक रूसी एयरबेस पर हमले में 2 Su-27 फाइटर जेट तबाह हो गए। मतलब साफ है, यूक्रेन अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है,
वो रूस की रणनीतिक क्षमताओं को अंदर तक चुनौती दे रहा है और ये चुनौती अब यूरोप की सुरक्षा से सीधे जुड़ गई है। इसी बीच उत्तरी यूरोप से एक बड़ी खबर। फिनलैंड, वही फिनलैंड जो हाल ही में नेटो का सदस्य बना, अब रूस की सीमा के पास अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट तैनात करने की तैयारी में है। ये कोई साधारण तैयारी नहीं। F-35 दुनिया का सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है, जो रडार से बचकर दुश्मन के इलाकों में घुस सकता है। मतलब रूस की सीमा के पास अब ऐसे विमान होंगे जो दिखेंगे नहीं लेकिन मार करेंगे। दिसंबर अमेरिका के टेक्सास राज्य में फोर्ट वर्थ यानी फिनलैंड का पहला F-35 फाइटर जेट रोल आउट किया गया। यह सिर्फ एक सैन्य कार्यक्रम नहीं था, ये नेटो में शामिल होने के बाद फिनलैंड की सुरक्षा नीति का सबसे ठोस संदेश था। – 2021 में फिनलैंड ने F-35 की डील चुनी थी। कुल 64 F-35 विमान फिनलैंड की वायुसेना में शामिल होंगे। इस पूरी डील की कीमत करीब 9.6 अरब डॉलर है और इन विमानों की तैनाती सीधे रूस की सीमा के पास होगी, यानी रूस की खोपड़ी पर स्टील्थ का पहरा होगा। हालांकि पहला F-35 2026 में औपचारिक रूप से फिनलैंड को डिलीवर होगा, लेकिन उससे पहले अमेरिका के एबिंग एयरफोर्स बेस में फिनिश पायलट और तकनीकी स्टाफ की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग पूरी होते ही ये विमान फिनलैंड पहुंचेंगे और उसके साथ ही उत्तरी यूरोप की सुरक्षा तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। अब सवाल उठता है, जब यूक्रेन रूस के भीतर ड्रोन हमले तेज कर रहा है, और नेटो रूस की सीमाओं पर F-35 तैनात कर रहा है, तो क्या ये सिर्फ रक्षा की तैयारी है या फिर एक बड़े टकराव की भूमिका तैयार हो रही है? रूस पहले ही नेटो के विस्तार को अपने लिए खतरा बता चुका है और फिनलैंड का नेटो में शामिल होना मॉस्को को पहले ही असहज कर चुका है। अब F-35 की तैनाती रूस के लिए सीधा रणनीतिक दबाव है। मतलब साफ है, यूक्रेन के मोर्चे पर लड़ाई जारी है। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप में एक नई सैन्य लकीर खिंच चुकी है, जहां हर कदम पूरे महाद्वीप की सुरक्षा तय करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ पूर्वी यूरोप की कहानी नहीं, ये कहानी अब नेटो, अमेरिका और पूरे यूरोप को अपने दायरे में ले चुकी है। यूक्रेन के लिए ड्रोन, क्रीमिया में तबाही और फिनलैंड में F-35 की तैनाती, ये सब संकेत है कि आने वाला वक्त और ज्यादा तनाव
और ज्यादा खतरा लेकर आ सकता है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ताकत का ये प्रदर्शन युद्ध को रोकेगा या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? जवाब वक्त देगा। लेकिन अब एक बात तो लगभग तय होते हुए नजर आती है, जिस तरह से यूरोप रूस को घेर रहा है, जिस तरह की रणनीति एक के बाद एक सामने आ रही है, उससे ये तो स्पष्ट है कि अगर जंग भड़की तो सिर्फ लड़ाई नहीं होगी बल्कि तबाही का दरवाजा खुल जाएगा। यूरोप आज शांति की भाषा बोल रहा है, लेकिन उसकी तैयारी युद्ध की है। सीमाओं पर सैनिक, आसमान में रडार और अब रूस की दहलीज पर स्टील्थ फाइटर जेट। ये सब सिर्फ एहतियात नहीं, ये सीधा संदेश है। संदेश ये कि अगर रूस आगे बढ़ा तो जवाब सिर्फ बयान से नहीं मिलेगा, जवाब आसमान से आएगा। फिनलैंड जो दशकों तक तटस्थ रहा, आज नेटो की ढाल में है और अब रूस की सीमा के पास F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट तैनात करने की तैयारी। मतलब साफ है, यूरोप अब पीछे नहीं हटने वाला। रूस इसे सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं मान रहा, मॉस्को के लिए ये सीधा उकसावा है। और इतिहास गवाह है, जब ताकत के सामने ताकत खड़ी होती है तो गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है। यूरोप की रणनीति अब डिफेंस से आगे बढ़ चुकी है। निगरानी, तैनाती और तैयारी, हर कदम ये बता रहा है कि यूरोप सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और सबसे बड़ा खतरा यहीं से पैदा होता है, क्योंकि जब दोनों तरफ तैयारी पूरी हो, जब हथियार ट्रिगर पर हो और भरोसा खत्म हो चुका हो, तो एक चिंगारी पूरी आग बन सकती है। यूक्रेन पहले ही इस आग में जल रहा है। अब सवाल ये है, क्या यूरोप अगला मैदान बनेगा? या फिर यूरोप की ये आक्रामक तैयारी रूस को और ज्यादा सख्त कदम उठाने पर मजबूर करेगी? कूटनीति की बातें अब भी हो रही हैं, लेकिन कूटनीति तभी काम करती है जब दोनों तरफ रुकने का इरादा हो, और फिलहाल जमीन पर ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है। यूरोप डर रहा है इसलिए तैयार है, रूस दबाव में है इसलिए आक्रामक है। और जब डर और दबाव आमने सामने आते हैं तो नतीजा अक्सर विनाश का होता है। इसलिए आज ये कहना गलत नहीं होगा, यूरोप जिस रास्ते पर है वो रक्षा का रास्ता भी हो सकता है, लेकिन वो रास्ता तबाही के दरवाजे तक भी ले जा सकता है। अगर जंग छिड़ी तो वो सीमाओं में कैद नहीं रहेगी, उसकी कीमत पूरे महाद्वीप को चुकानी पड़ेगी और शायद दुनिया को भी, क्योंकि जब ताकत धमकी बन जाए तो शांति सबसे पहले कुचल दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव गहराता जा रहा है। जंग की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। ईरान एटमी तैयारी में जुटा है। दूसरी तरफ है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके खेमे में हलचल तेज हो गई है। रणनीति बन रही है, बैठकें चल रही हैं और फैसले नजदीक आते दिख रहे हैं। मध्य पूर्व एक बार फिर से नाजुक मोड़ पर खड़ा है। सवाल सिर्फ एक है, क्या ये ताकत का प्रदर्शन है या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़ी जंग की दहलीज पर खड़ा है। मिडल ईस्ट में एक बार फिर तनाव की लकीर खिंच गई है। ईरान के IRGC ने हाल ही में मिसाइल अभ्यास किया। और इसने इजराइल की नींद उड़ा दी है। इजराइल अधिकारियों के मुताबिक यह कोई साधारण अभ्यास नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि हम तैयार हैं और हम ताकतवर हैं। इस अभ्यास के बाद इजराइल ने तुरंत अमेरिका को आगाह किया। ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम अब सीधा खतरा बनता जा रहा है। फिलहाल कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन संकेत साफ है, इजराइल अमेरिकी समर्थन के साथ नए हमलों की तैयारी कर रहा है। ये तनाव जून 2025 के 12 दिनों तक युद्ध के बाद और बढ़ गया है। उस युद्ध में ईरान की मिसाइल और परमाणु सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा था और अब IRGC के अभ्यास ने इजराइल और अमेरिका दोनों को सावधान कर दिया। मतलब साफ है, क्षेत्रीय तनाव अभी कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या इजराइल अब हमला करेगा? या फिर सावधानी? और कूटनीति से काम चलेगा? हालात फिलहाल नाजुक है। ईरान अपनी मिसाइल शक्ति दिखा रहा है, इजराइल अलर्ट पर है और अमेरिका मध्यस्थ और समर्थनकर्ता दोनों के रूप में हाजिर है। यानी हर कदम सावधानी से और रणनीति के साथ उठाया जाएगा। तो क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? क्या इजराइल की अगली एयर स्ट्राइक सीधे ईरान के एटमी ठिकानों पर होगी? क्या साल 2026 इजराइल ईरान जंग का साल बन सकता है? इन सवालों को हवा दी है अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स ने। दावे किए जा रहे हैं कि इजरायली पीएम नेतन्याहू साल के अंत तक अमेरिका दौरे पर होंगे। दावा है कि नेतन्याहू की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हो सकती है। और एजेंडा सिर्फ एक ईरान। कहा जा रहा है कि इस बैठक में नेतन्याहू ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और एटमी ठिकानों पर हमले को लेकर अमेरिका की हरी झंडी मांग सकते हैं। अमेरिकी और इजरायली खुफिया आकलनों में दावा किया गया कि ईरान तेजी से एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है।
कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती है कि युद्ध की स्थिति में ईरान एक साथ हजारों मिसाइलें दागने की क्षमता जुटा रहा है। यही वो दावा है जिसने इजराइल की नींद उड़ा रखी है। इजराइल पहले भी देख चुका है ईरानी मिसाइलों की ताकत और यही डर अब रणनीति में बदलता दिख रहा है। जून महीने में हुए इजरायली हमलों में ईरान के कुछ मिसाइल सपोर्ट सिस्टम नुकसान में बताए गए। इसके बाद रिपोर्ट्स आई कि ईरान ने वैकल्पिक तकनीक से उत्पादन बहाल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। दावा है कि तकनीक बदली है लेकिन मंसूबे नहीं। लॉन्च में समय ज्यादा लगता है पर संख्या और रेंज इजराइल के लिए चिंता बनी हुई है। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? आपके सामने दो ऑप्शंस है, पहला इमानुएल मैक्रो, दूसरा सेबेस्टियन लेकॉर्नु। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो अपना फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता है जगदीश कुमार, जो कि राजस्थान बीकानेर के रहने वाले हैं। जगदीश कुमार जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। और आक्रमण में यहाँ पर फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जा रही हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।